लोग मैं दुर्गेश जायसवाल। आज हम लोग जीएस की जो सीरीज थी उसमें आगे आज हम लोग पढ़ेंगे, महत्वपूर्ण तथ्यों को पढ़ते हुए एक एक करके आगे बढ़ेंगे और ये प्रयास करेंगे कि यहाँ से आपके जो परीक्षा प्रश्न आने वो ज़्यादा से ज़्यादा सही हो और ज़्यादा ज़्यादा प्रश्न आए। तो चलिए आज की जो सीरीज है जीएस की महागाथा उसकी शुरुआत करते हैं, क्योंकि यहाँ से आपकी भर्ती परीक्षा में बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो सीधा सीधे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से पूछे जाते हैं और आपको एक जीएस की जो सीरीज होती है वो एक अच्छी तरीके से सीरीज आपको तैयार हो जाएगी। तो जितने लोग साथी लाइव हो सभी लोग इस वीडियो में जुड़ेंगे और प्रयास ही करेंगे इस वीडियो को अपने साथियों तक शेयर करने का, ताकि वो लोग भी जुड़ जाएं। तो आपके सामने पहला प्रश्न आपको दिखाई दे रहा होगा, मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको प्रश्न दिखाई दे रहा होगा कि प्रश्न क्या है। किस मिट्टी को सिंचाई, यहाँ पे दिया ध्यान से देखिएगा, किस मिट्टी को सिंचाई की कम आवश्यकता होती है। तो फटाक से कमेंट करके बताइएगा किस मिट्टी को सिंचाई की सबसे कम जरूरत पड़ती है। तो जो साथी लाइव है वे सभी तुरंत कमेंट करके हमें ये बताने का कष्ट करें कि इसका उत्तर क्या होगा, इसका जो उपयुक्त विकल्प है वो क्या होगा। जी फटाफट सभी लोग बताएं, जितने लोग लाइव इस वीडियो को देख रहे हैं वे सभी लोग जल्दी से जवाब दें। जी हाँ, सभी लोग सभी साथी जवाब दें। जी हाँ, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, क्या होगा इसमें, क्या हो सकता है आपका होगा इसमें क्या हो सकता है बताइए जल्दी से। सभी लोग बताएं, सभी लोग बताएं, वीडियो को ज़्यादा लोग तक शेयर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुंचे और लोग इससे लाभान्वित हों। लेकिन इसमें उसका उत्तर जो होगा वो होगा काली मिट्टी। क्या होगा? काली मिट्टी होगा। क्या होगा? काली मिट्टी होगा। इसका उत्तर क्या होगा? काली मिट्टी। काली मिट्टी के बारे में आपको बता दूं, ये सिंचाई इसमें कम आवश्यकता पड़ती है, इसकी जो जल धारण करने की क्षमता सबसे ज़्यादा होती है और जो काली मिट्टी है लगभग भारत में 15.2%, लगभग 15% पाई जाती है। अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र में है, गुजरात में, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, लावा क्षेत्र में। इस मिट्टी को करेल या रेगुर कहते हैं। क्या कहते हैं? करेल, करेल कहते हैं या रेगुर मिट्टी के नाम से इसे जाना जाता है। करेल या रेगुर मिट्टी के नाम से इसे जाना जाता है। अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको प्रश्न दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, ठीक है। तो अगला प्रश्न है, सॉरी, हाँ, से किस पौधों में फूल नहीं होते? जल्दी से फटाफट कमेंट करके बताइएगा किस पौधों में फूल नहीं होते। देखिए आपको जीएस की महत्वपूर्ण सीरीज आपके सामने शुरू हो चुकी है। अगर आपको जीएस में बेहतर स्कोर करना है तो आप सभी साथी, जितने साथी इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं, सभी लोग इस वीडियो को फटाफट शेयर कर दें। कटहल में गूलर, फर्न, आर्किड, तो आपको बताना है जल्दी से कमेंट करके कि किन पौधों में फूल नहीं होते। जल्दी से फटाफट कमेंट करके बताइए किन पौधों में फूल नहीं होते। जी हाँ, जो भी लाइव देख रहे हैं इस वीडियो को सभी लोग फटाफट कमेंट करके जवाब दें कि किसमें फूल नहीं होते। तो फटाक से जवाब दीजिएगा, ऐसा नहीं है कि आप लोग रुके। सभी लोग साथी जितने भी लोग लाइव देख रहे हैं सभी लोग प्रश्न का जवाब जरूर देंगे, क्योंकि जीएस की महत्वपूर्ण सीरीज है। अगर आपको बेहतर स्कोर करना है तो कहीं ना कहीं भैया आपको जीएस में तो स्कोर करना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना जीएस में स्कोर करें आप बेहतर अंक अर्जित नहीं कर सकते। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग भी जुड़े होंगे। क्लियर है? यहाँ कोई दिक्कत, कोई समस्या है अगर आपको तो पूछ सकते हैं, क्योंकि हम आपके साथ थे और हैं, आगे भी रहेंगे। लेकिन इसका उत्तर जो होगा वो होगा फर्न। क्या होगा? सी। जितने लोगों ने इसका उत्तर सी बताया है उन सभी के जवाब क्या होंगे? पूरी तरीके से सही है। क्या है? पूरी तरीके से जवाब उनके सही है, क्योंकि फर्न जो है एक अपुष्प पौधा है। फर्न का जो पेड़ होता है उसमें पुष्प नहीं होते। उसमें क्या होते हैं? पुष्प नहीं होते हैं। ये आप लोग जानते रहिएगा, उसमें पुष्प नहीं होते। उसमें क्या होते हैं? पुष्प नहीं होते, ये आप जानते रहिएगा। ठीक है, इसके बारे में और जानना हो तो इसको जड़, तना तथा पत्ती 3 भागों में बांटा जाता है। फर्न को जड़, तना, पत्ती 3 भागों में बांटा जाता है। आर्किड, कटहल, गूलर फूल लगते हैं। ठीक है, कटहल, गूलर, आर्किड, इस समय क्या इनमें फूल लगते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में अगर आपको बताएं तो चारों विकल्प बारे में बता दें। वैसे लेट हो रहा है, हम आगे बढ़ते हैं पहले, उसके बाद हम आपसे बात करते हैं एक एक करके। यहाँ पे एक प्रश्न दिया है, ध्यान से आप देखिएगा कि छत्तीसगढ़ राज्य में निम्नलिखित में से कौन से खनिज संपदा पर्याप्त रूप से मिलते हैं? तो जल्दी से लाइव कमेंट करके बताएं कि छत्तीसगढ़ में कौन सा खनिज संपदा पूर्ण रूप से मिलता है। जितने लोग लाइव है सभी लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे क्या क्या मिलता है। देखिए वहां पे बॉक्साइट भी मिलता है,
डोलोमाइट भी मिलता है, लोवेस्क भी मिलता है, टीन भी मिलता है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? चारों, मतलब ए बी सी डी चारों सही होगा। क्या होगा? ए बी सी डी चारों विकल्प इसके सही हैं। इसका उत्तर क्या होगा? जी हाँ, चारों। जरा कमेंट करके बताइएगा कि आवाज साफ आ रही है ना, वीडियो साफ चल रहा है ना? जी हाँ, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है? अगला है सर्वोत्तम गुण वाला कोयला कौन सा होता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैं उम्मीद करता हूं इस प्रश्न का जवाब आप लोग जरूर दीजिएगा कि सबसे सर्वोत्तम गुण वाला कोयला कौन सा होता है। यहाँ पे कोयले की बात का है। कोयला भी आप जानते हैं 4 प्रकार का होता है। जी हाँ, यहाँ पे दिया भी है पेट लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रासाइड। लेकिन इसने पूछा है सर्वोत्तम गुणों वाला कोयला कौन सा होता है। जी हाँ, आप लोग जरा कमेंट करके बताइएगा। आवाज साफ आ रही है, वीडियो साफ चल रहा है नहीं? कमेंट करके सभी लोग जरूर बताएंगे। सभी लोग, जितने लोग लाइव देख रहे हैं सभी लोग बताएंगे। जितने लोग लाइव में जरा कमेंट करके बताएं कि आवाज साफ आ रही है, वीडियो साफ चल रहा है अथवा नहीं। जी देखिए, यहाँ पे दिया गया जो प्रश्न है इसका उत्तर क्या होगा? एंथ्रासाइट। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। एंथ्रासाइट कोयला सबसे उत्तम किस्म का कोयला होता है। इसमें कार्बन की मात्रा जो होती है सबसे ज्यादा, लगभग 80 से 95% जो होती है उसमें कार्बन पाया जाता है। ये जलते समय धुआं नहीं देता। जबकि जो विटुमिनस है ये दूसरी टाइप का कोयला, सबसे बढ़िया एंथ्रासाइट है, उसके बाद विटुमिनस होता है और इसमें कार्बन मात्रा उससे कम होती है, लगभग 60 से 65% होती है। यह जलने पर धुआं देता है। फिर आपका लिग्नाइट आता है, फिर आपका पीट आता है। मैंने अगर देखा जाए तो सबसे निम्न कोटि का जो कोयला है वो क्या है? पीट है, फिर लिग्नाइट है, फिर बिटुमिनस है, फिर एंथ्रासाइट होता है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, ध्यान से देखिएगा। भिलाई इस्पात संयंत्र किस पंचवर्षीय योजना में स्थापित किया गया? भिलाई इस्पात संयंत्र किस पंचवर्षीय योजना में स्थापित किया गया? जल्दी से जितने लोग लाइव हैं कमेंट करके बताइए। क्या हुआ? माइक को गड़बड़, आवाज साफ नहीं आ रही क्या? सभी लोग कमेंट कर बताएं, क्या आवाज साफ नहीं आ रही है? जितने लोग लाइव है जरा कमेंट करके बताएं, क्या आवाज साफ नहीं आ रही है? सभी लोग बताएं। जितने लोग लाइव है जरा कमेंट करके बताएं, सभी लोग आवाज साफ आ रही, वीडियो साफ चल रहा है? देखिए, जो भिलाई इस्पात संयंत्र था इसकी स्थापना जो हुई थी वह, देखिए हाँ, ये हुई थी द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हुई थी। कब हुई थी द्वितीय पंचवर्षीय योजना? ये कब से कब थी? ये 1956 से 61 तक थी। ठीक, स्थापित किया गया था। अगर प्रश्न पूछता किसके सहयोग से, तो सोवियत संघ के सहयोग से भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना किया गया था। जबकि अगर दुर्गापुर जो था पश्चिम बंगाल में ब्रिटेन के सहयोग से, राउरकेला ओडिशा में जर्मनी के सहयोग से। ठीक है, जी हाँ। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961-66 के रूप में बोकारो झारखंड में बोकारो आयरन इंडस्ट्रीज के नाम से इसकी स्थापना की गई थी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सभी लोग बताएं, आवाज में दिक्कत ज्यादा हो रही है क्या? एक मिनट रुकिएगा। अब जरा बताइए, आवाज साफ आ रही है? सभी लोग कमेंट करके बताएं। अब आवाज साफ आ रही है? जरा सभी लोग कमेंट करके बताएं, अब आवाज साफ आ रही है? चलिए अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश का, क्योंकि जो मैं आपको जीएस की सीरीज लेकर आया हूं, यहाँ पे इतिहास, भूगोल, संविधान, अर्थव्यवस्था, विज्ञान, उत्तर प्रदेश स्पेशल, विविध, सभी प्रमुख तथ्यों का महत्वपूर्ण संग्रह है। अब आवाज साफ आ रही है? अभी भी नहीं आ रही है? उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र कहाँ है? दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र कहाँ पे है? जो लाइव है बताएं। आवाज फट रही है। ओके, हेलो, आवाज फट रही है क्या? बता सभी लोग। आवाज फट रही है क्या? नहीं, आवाज साफ आ रही। चलिए ठीक है, तब लोग बताइएगा उत्तर प्रदेश में दिया सलाई। जी हाँ, इसका जो उत्तर होगा, अगर दिया सलाई की बात करें तो बरेली होगा। क्या होगा? इसका उत्तर होगा बरेली, क्योंकि जो बरेली है वह दिया सलाई का प्रमुख केंद्र है। अगर मुरादाबाद की बात करें तो मुरादाबाद में मेटल क्राफ्ट है, मिर्जापुर में दरी कालीन की बात है, और सहारनपुर में क्या? कमेंट करके बताएं, सहारनपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके बीच है, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? भारतीय सब्जी अनुसंधान कहाँ पर अवस्थित है?
जल्दी से कमेंट करके बताएं कहां पर अवस्थित है। सभी लोग कमेंट करके बताएं भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहां पर अवस्थित है। जितने लोग लाइव हैं सभी लोग वीडियो को कमेंट करके बताएं कहां पर अवस्थित है। जी इसमें ज्यादा समय नहीं लेंगे, इसका उत्तर जो है वो वाराणसी होगा। स्क्रीनशॉट अपने पास सुरक्षित रख लीजिएगा। इस दिए गए प्रश्न का क्योंकि परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है। आगे बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके बीच आ चुका है कि राव बहादुर रामनाथ अय्यर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। राव बहादुर रामनाथ अय्यर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। जी बताइए जल्दी से। चलिए इसका हम उत्तर आपको बताएंगे। इसका उत्तर जो होगा, जी हाँ, सहारनपुर लकड़ी की नक्काशी सही जवाब। कपास अनुसंधान, कपास अनुसंधान। जी हाँ, भारत में कपास अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए राव बहादुर रामनाथ अय्यर पुरस्कार प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार इंडियन सोसाइटी ऑफ कॉटन इंप्रूवमेंट के द्वारा दिया जाता है। अगला प्रश्न आपके बीच आ गया। लाल बहादुर शास्त्री गन्ना किसान संस्थान कहां पर है। लाल बहादुर शास्त्री गन्ना किसान संस्थान कहां पर है। ये जीएस की महत्वपूर्ण सीरीज है। अगर आपको सरकारी नौकरी करनी है तो जीएस सभी को पढ़नी होगी। एक बार पूरा पढ़ लीजिए, फिर आपके प्रश्नों का जवाब देंगे। जी रोशनी देवी, विकास मिश्रा, अहमद, दादूराम, रत्नेश बघेल, बिमल प्रताप, अहमद, सैफ अहमद, ममता वर्मा, जी हाँ, पूजा यादव। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग को बताइए क्या होगा। लाल बहादुर शास्त्री गन्ना, बताइए सभी लोग कमेंट करके। लाल बहादुर शास्त्री गन्ना कहां पे है। जी लखनऊ में। कहां पे है। लखनऊ में है। कहां पे है। लखनऊ में। जितने लोग लखनऊ बताओ सभी के जवाब सही है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चना उत्पादन में कौन सा राज्य शीर्ष पर है। देखिए आपको पता होना चाहिए, अगर आपको सरकारी नौकरी करनी है तो जीएस सभी को अच्छे से पढ़नी पड़ेगी। चना उत्पादन में कौन सा राज्य शीर्ष पर है। सभी लोग कमेंट करें और कमेंट करके फटाफट जल्दी जल्दी बताएं। सभी लोग फटाफट कमेंट करें और कमेंट करके आप लोग अपना जवाब जरूर देंगे। मैं उम्मीद करता हूं कमेंट में आपके जवाब भी हमें मिलते रहेंगे ताकि हम लोग भी और बेहतर कर सकें। जी इसका राइट उत्तर है मध्य प्रदेश, सही जवाब। जितने लोगों ने मध्य प्रदेश बताया है उन सभी के जवाब पूरी तरीके से सही हैं। देखिएगा कि जो चना उत्पादन में मध्य प्रदेश पहले पे है, राजस्थान दूसरे पे है। जी हाँ, राजस्थान जो है वो दूसरे स्थान पर है, महाराष्ट्र तीसरे पे और उत्तर प्रदेश चौथे पर है, लेकिन प्रथम पूछा जाएगा तो मध्य प्रदेश है। आगे बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला है विश्व की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी। ये सभी विविध प्रश्नोत्तरी के अंतर्गत आते हैं जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। जल्दी जल्दी सभी बताएं। सभी लोग कमेंट करते रहे, बताते रहे। जी बिमलेश पाल जी, हाँ दाल में भी एमपी है। जी ऐसे ही बताइए, दलहन फसल वहां पे सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद राजस्थान। जल्दी कमेंट करके बताइए जल्दी से। देखिए अंतरिक्ष जाने वाली विश्व की जो पहली महिला थी वो रूस की थी, वैलेंटीना तेरेस्कोवा। ये कहां की थी। रूस की थी। ठीक है, जबकि अंतरिक्ष में विचरण करने वाली विश्व की जो पहली महिला है, लिखना है तो सभी लोग लिख लीजिएगा। इस प्रश्न का उत्तर तो ये हो गया। लेकिन अगर पूछा जाए कि अंतरिक्ष में विचरण करने वाली विश्व की पहली महिला कौन है तो वह है स्वेटलाना सवित्स्काया। अगर यह प्रश्न पूछ दिया जाता कि प्रथम महिला कौन थी विचरण करने वाला, ठीक, अंतरिक्ष में विचरण करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे तो कौन थे। एलेक्सी नियोनोव। ठीक है, आगे बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। बहुत बहुत धन्यवाद। WWF विश्व वन्यजीव निधि का प्रतीक चिन्ह क्या है। बहुत ही यूनिक प्रश्न है, कई बार पूछा जा चुका है। WWF का फुल फॉर्म क्या होगा पहले तो कमेंट करके ये बताइएगा। उसके बाद इसका जो प्रतीक चिन्ह क्या है सभी लोग बताइएगा और इस वीडियो को सभी साथियों को शेयर कर दीजिएगा। सभी लोग जल्दी बताइएगा, वीडियो को शेयर सभी साथियों को कर दीजिए जितने लोग लाइव हैं। भैया अगर सरकारी नौकरी करनी है तो 9:30 बजे आपको प्रतिदिन रात में जीएस पढ़नी होगी। प्रतिदिन 9:30 बजे रात में जीएस की महागाथा में आप सभी को इतिहास, भूगोल, संविधान, अर्थव्यवस्था, विज्ञान और संविधान, विविध, उत्तर प्रदेश स्पेशल, सभी की चीज। रेड पांडा सही जवाब। जी हाँ, रेड पांडा सही जवाब है। लेकिन WWF का फुल फॉर्म क्या होगा जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। जी हाँ, 1961 में इस संस्था की स्थापना की गई थी। कब। 1961 में ऐसे अपनाया गया था। ठीक है, यह शीतोष्ण कटिबंध में चौड़ी पत्ती वाले वनों में प्रायः मिलता है। अगला है आगा खां।
आगा खा कब किस खेल से संबंधित है? फटाक से कमेंट करके बताइएगा कि जो आगा खा खेल है वह किस खेल से संबंधित है। जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं वे सभी लोग कमेंट करके जरूर जवाब देंगे। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर सही जवाब। बताइए किससे है? देखिए यहां पे सभी के बारे में एक एक बातें बता दूं। देखिए आगा खा जो है उसका शब्द का किससे है? जी हाँ, आगा खा हाकी से संबंधित है मालिक, हाकी से। जी हाँ, ये हाकी से संबंधित है। ये बहुत बार परीक्षा में पूछा है, आगा का हाकी से। जबकि फुटबॉल से डूरंड कप, अगर फुटबॉल से जो बता रहे हैं वो डूरंड कप है, रोवर्स कप है। क्रिकेट से देखा जाए तो रणजी ट्रॉफी है, ईरान ट्रॉफी है। बास्केटबॉल से नेहरू कप है, फेडरेशन कप है, आदि आते हैं। लेकिन इसका उत्तर जो होगा वो डी होगा। आगा खां का संबंध हाकी से ही है। जी हाँ, हॉकी वाले सभी सही जवाब है। WWF का फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइल्ड फंड फॉर नेचर। आगे बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, ध्यान से देखिए, थोड़ा धुंधला आ गया, टाइप सही से नहीं हो पाया शायद। माय फ्रोजन टर्बुलेंस इन कश्मीर के लेखक कौन है? आइए इसके बारे में, सभी के बारे में एक एक लाइन हम बता देंगे आपको। देखिए, माय फ्रोजन टर्बुलेंस इन कश्मीर पुस्तक जगमोहन के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा? जगमोहन के द्वारा लिखी गई है। इसलिए दिए गए प्रश्न का उत्तर ए इसका राइट आंसर है। इसका उत्तर जगमोहन होगा। अगर आपको सरकारी नौकरी करनी है, चाहे सुपरटेट प्राइमरी देना है, अपर प्राइमरी देना है, चाहे लेखपाल देना है, पीसीएस देना है, एसएससी रेलवे, सभी के लिए जीएस कंपलसरी है और नए ट्रेंडिंग पे है। आइए, अगर एमजे अकबर की पुस्तक लिखना चाहेंगे तो मेकिंग ऑफ इंडिया लिख लीजिएगा। इनकी पुस्तक है, एमजे अकबर की प्रसिद्ध पुस्तक है द मेकिंग ऑफ इंडिया, द सीजन विदित। अगर अनीस जन की पुस्तक पूछेगा तो इनकी है द सॉन्ग ऑफ इंडिया, अ लिविंग इंडिया। अगर पूछा जाए निशीज एजी काइलल, इनका है थ्री प्लेज और लेटर डे शाम, इनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है। अगला प्रश्न आपके सामने है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। बहुत ही यूनिक प्रश्न है, सबसे ज्यादा परीक्षा में पूछा जाने वाला प्रश्न है। कमेंट करके बताइए डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? फटाफट कमेंट करके बताइए जल्दी से, और मैं उसे चारों विकल्प आपको बताऊंगा। जितने लोग लाइव है सभी को शेयर कर दें। देखिए, आपको ई लर्निंग में दुर्गेश से आपको जीएस की एक बड़ी सीरीज मिलती रहेगी और मैं चाहूंगा कि आप लोग प्रतिदिन 9:30 बजे आके जीएस की इस महागाथा सीरीज में जरूर पढ़ें और सभी साथियों को जरूर जरूर शेयर करें। इसकी पीडीएफ क्लास खत्म होने के बाद टेलीग्राम पे मिलेगी। दुर्गेश सर सर्च कर ई लर्निंग में दुर्गेश से ले सकते हैं। जी हाँ, पंडित जवाहरलाल नेहरू एकदम राइट आंसर। पंडित जवाहरलाल नेहरू राइट आंसर, सही जवाब है आपका। जी हाँ, लाला लाजपत राय अनहैप्पी इंडिया लिख लीजिएगा कि लाला लाजपत राय की प्रसिद्ध पुस्तक अनहैप्पी इंडिया है। तिलक की, बाल गंगाधर तिलक की महत्वपूर्ण गीता रहस्य है। आर्कटिक होम इन द वेदाज है। और सुभाष चंद्र बोस की पुस्तक का नाम लिखना चाहे लिख लीजिएगा द इंडियन स्ट्रगल, द इंडियन पिलग्रामी। ये इनकी प्रमुख रचना है जिसको कॉपी में लिखते चलिएगा। आप लोग इसको लिखते चलिएगा क्योंकि जीएस की एक महा सीरीज आपकी तैयार होगी। अगला है, अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस किस दिन मनाया जाता है? सभी लोग कमेंट करें और आप लोग कमेंट करके जवाब दें। योगेश तिवारी, जगेश पटेल, टेक्निकल सौरभ, धनंजय सोनिंग, सुमन, योगेश, बिमलेश, मिथिलेश, एकता माथुर, रवि कुमार गुप्ता जौनपुर से, संगम कुमारी, राकेश कुमार, फूलचंद, रमेश यादव, पूजा यादव, ममता वर्मा, लीलावती यादव, शेफ अहमद, अहमद हुसैन, सभी लोग कमेंट करके बताइए। आइए मैं इसका प्रश्न का जवाब देता हूं। इसका जो उत्तर होगा 21 फरवरी राइट आंसर है। लिख लीजिएगा, मैं वैसे सभी के बारे में बताऊंगा लेकिन इसका उत्तर होगा अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस जो है वो 21 फरवरी को है, सही जवाब। लेकिन अन्य के बारे में मैं आपको बता दूं, 21 मार्च विश्व वानिकी दिवस, 23 दिसंबर राष्ट्रीय किसान दिवस, 23 दिसंबर राष्ट्रीय किसान दिवस, 28 फरवरी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। मैंने चारों विकल्प के बारे में बता दिया। जी हां, चारों विकल्प के बारे में। अगर आपको इससे बेहतर जीएस की सीरीज शायद ही आपको कहीं मिले, लेकिन हां मैंने बता दिया। आगे बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, इसको सुमेलित करना है तो जल्दी से बताइएगा। दादा भाई नौरोजी, जी यार दादा भाई नौरोजी, क्या होगा भैया जी? यहाँ पे सही सुमेलित करना है। यहाँ पे 2 दिए गए हैं तो बताइए कमेंट करके क्या होगा। देखिए, दादा भाई जो नौरोजी हैं इनका राष्ट्रगोप्तार है। क्या है? राष्ट्रगोप्तार कहीं मिलता है, कहीं राष्ट्रगोप्तार मिलता है। ठीक है,
द्वारकानाथ विद्याभूषण सोम प्रकाश, देवेंद्रनाथ टैगोर की रचना क्या है भैया, बहुत ही पूछा जाता है, इंडियन मिरर। जी हाँ, इंडियन मिरर। जीएस अय्यर की रचना क्या है, द हिंदू। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसकी स्क्रीनशॉट अपने पास जरूर सुरक्षित रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ, हम आपका समय बर्बाद नहीं करेंगे। अगला प्रश्न है, मिलान करना है। शिक्षा का सर चार्ल्स वुड का डिस्पैच, सैडलर विश्वविद्यालय आयोग, हंटर शिक्षा आयोग, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम। फटाफट इसका मिलान करिएगा। आप लोग को पहले ये बताइएगा, वुड का डिस्पैच कब आया था? वुड का डिस्पैच 1854, सही है। फिर क्या है, हंटर शिक्षा आयोग कब आई थी? आप लोग पढ़े हैं भैया, 1882 में हंटर शिक्षा आयोग आया था। जी हाँ। अच्छा, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब आया था? क्योंकि जो मुझे पता उस हिसाब से ये 1904 में आया था। सैडल विश्वविद्यालय आयोग कब बचा? 1917 में। इसके स्क्रीनशॉट अपने पास सुरक्षित रखिएगा, यह आपके परीक्षा में हमेशा काम आने वाला प्रश्न है। सभी लोग इसकी स्क्रीनशॉट रखिए, क्योंकि मेरा उद्देश्य है एक से हम आपके 4-4 प्रश्न की तैयारी करवाएं, ताकि जीएस में कहीं से भी आपके प्रश्न गलत ना हो। प्रतिदिन रात 9:30 बजे जीएस की महागाथा के साथ मैं दुर्गेश जायसवाल। सरकारी नौकरी करनी है तो जीएस पढ़नी है। आगे बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ फटाफट। अगला भी सुमेलित करना है भैया जी, आपको यहाँ पे दिया गया है। इन सभी को यहाँ पे एक तरफ आपको गवर्नर है, एक तरफ उनके द्वारा लाया गया प्लान है। तो भैया कैबिनेट मिशन एक बड़ा पेचीदा, मुझे कैबिनेट मिशन का पहले पता है, तो उस समय क्लीमेंट एटली थे। क्लीमेंट एटली का संबंध कैबिनेट मिशन से है। ठीक है, अब अगर पूछा जाए लॉर्ड माउंटबेटन का, तो भैया लॉर्ड माउंटबेटन का प्रसिद्ध है बाल्कन प्लान। क्या प्लान? बाल्कन प्लान प्रसिद्ध है। कौन सा प्लान? बाल्कन। लॉर्ड लिनिथिगो का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे अगस्त ऑफर के नाम से जाना जाता है। और क्या बचा? वेवेल का ब्रेक डाउन प्लान। ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिक प्रश्न है। अगर आपको इस तरह के प्रश्न को हल करने में अगर धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी तो जीएस में यकीन मानिए आपके कभी प्रश्न गलत नहीं होंगे, क्योंकि ये बेहतर सीरीज हम तैयार करवा रहे हैं। इसकी पीडीएफ क्लास खत्म होने के बाद टेलीग्राम पे मिल जाएगी, जहां पे ई-लर्निंग विद दुर्गेश सर्च कर आप जुड़ सकते हैं। क्योंकि देखिए, क्योंकि सुपर टेट भी जितने भी प्रश्न आपने देखा होगा सब पीसीएस के प्रीवियस ईयर के प्रश्न थे, इसलिए हमने उत्तर प्रदेश में 10 वर्षों में आयोजित होने वाले प्रश्नों की महत्वपूर्ण श्रृंखला आपके सामने लेकर आए हैं। बताइए, लॉर्ड विलियम बेटिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लॉर्ड विलियम बेटिक संबंध बताइए भैया जी, सती प्रथा के उन्मूलन से इसका संबंध है। लॉर्ड डलहौजी भैया हड़प नीति व्यपगत का सिद्धांत मैंने पढ़ाया है, इतिहास की सीरीज एक बार पूरी देख लीजिएगा। ठीक है, फिर लॉर्ड रिपन, तो लॉर्ड रिपन अस्थाई स्वशासन का जनक कहा जाता है। लॉर्ड रिपन को लिख लीजिएगा। और भारत की पहली 10 की जनगणना लॉर्ड रिपन के समय से हुई थी। लॉर्ड कर्जन, बंगाल विभाजन। कितनी बेहतरीन प्रश्नों की सीरीज है, यह भी आपको समझ में नहीं आएगा। जब इस सीरीज को पढ़ने के बाद आप परीक्षा हाल में बैठेंगे तो बहुत सारे प्रश्न आपको हूबहू हमारे एसटी के डेली क्लास के आपको मिलेंगे, जो प्रतिदिन रात 9:30 बजे चलती है ई-लर्निंग विद दुर्गेश पर। जी हाँ, इस वीडियो को सभी साथियों को शेयर करिएगा और अपने सभी साथियों को जोड़िएगा ई-लर्निंग विद दुर्गेश के साथ। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, फिर देखिए कितना मिलान करने वाला प्रश्न आ गया जी आज, जल्दी से बताइएगा। यहां पे आपको बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है, मतलब 3 सुमेलित है, एक सही सुमेलित नहीं है। जी हाँ, बहुत सही, धन्यवाद। विमलेश पाल, विकास मिश्रा, प्रवीण यादव, पूजा शुक्ला, पूजा यादव, विद्या जायसवाल, विमलेश पाल, रत्नेश बंगेल, जी हाँ, जागेश पटेल, कवित कुमारी, विद्या। जी हाँ, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अच्छा देखिए, एक प्रश्न आया है, लॉर्ड मेयो के समय। देखिए, 2 बातें मैं ऊपर बता दूं, किसी ने भी कमेंट किया। एक जनगणना हुई थी 1872 में और एक हुई थी 1881 में। लॉर्ड रिपन के समय 1881 में हुई थी, लॉर्ड रिपन 1872 में। लेकिन जो 10वीं जनगणना हुई थी वह 1881 से लॉर्ड रिपन के शासनकाल से हुई थी। 1872 में हुई थी वो 10वीं जनगणना पहला नहीं था। तो मेरा सवाल था कि भारत की पहली 10 की जनगणना जो हुई थी 1881 से प्रारंभ हुई, वो किसके? लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। आइए जल्दी से कमेंट करके बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। जी हाँ, पिट्स इंडिया एक्ट वारेन हेस्टिंग, डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट लॉर्ड डलहौजी, इल्बर्ट बिल लॉर्ड रिपन। लेकिन कर्नल कर्जन का वर्नाकुल प्रेस एक्ट जो है यह किसका है? बताइए जल्दी से। ये 1878 में आया था
आप लोग को पता होना चाहिए अगर आपने मेरे मॉडर्न इंडिया की सीरीज पूरी देखी होगी तो। देखिए, वर्नाक्यूल प्रेस एक्ट जो है लॉर्ड लिटन, किसके? लॉर्ड लिटन, जी हाँ सही सुना आपने, लॉर्ड लिटन ने भारतीय समाचार पत्र अधिनियम पारित कर वर्नाकुल प्रेस एक्ट समाचार पत्रों पर कठोर प्रतिबंध लगाया था। लेकिन आगे चलकर लॉर्ड रिपन ने सर्वप्रथम समाचार पत्रों को स्वतंत्रता के बदलते हुए 1882 में 1882 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया। इस प्रकार यहाँ पे जो कर्जन है वो गलत है, यहाँ पे क्या होना चाहिए था? लॉर्ड रिपन होना चाहिए था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बहुत ही यूनिक प्रश्न है, मैं उम्मीद करता हूं जितने लोग लाइव देख रहे हैं सभी लोग इस प्रश्न का जवाब देंगे। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत के राज्यों में कौन सा स्थान है? फटाफट कमेंट करिएगा, सभी लोग कमेंट करिए, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। जितने लोग लाइव देख रहे हैं, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो पहले लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर नहीं किया तो शेयर किएगा। प्रतिदिन 9:30 बजे अगर आपको सरकारी नौकरी करना है तो जीएस पढ़ना है 9:30 बजे। आइए इसका पहले देखिए, जब तेलंगाना बन गया उसके बाद का आंकड़ा आपको बताना है। पहले पे आपको पता होना चाहिए क्या है? राजस्थान है, दूसरे पे मध्य प्रदेश, तीसरे पे महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश चौथा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से। जी हाँ, राइट आंसर। पहले पे क्या है? राजस्थान, दूसरे पे मध्य प्रदेश, तीसरे पे महाराष्ट्र, चौथे पे उत्तर प्रदेश है। जी हाँ, जो जीएस की सीरीज चल रही है, इतिहास, भूगोल, संविधान, अर्थव्यवस्था, विज्ञान और कंप्यूटर, उत्तर प्रदेश स्पेशल, विविध, अन्य सभी प्रमुख तथ्यों का ये निचोड़ है जो कि उत्तर प्रदेश में आयोजित हुए 10 वर्ष की परीक्षा की एक बड़ी सीरीज हम आपके बीच लेकर आए हैं। उत्तर प्रदेश राजमार्ग भू नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? जी हाँ, जल्दी से जवाब दीजिएगा जितने मेंबर लाइव हैं। हाँ, नेटवर्क प्रॉब्लम वजह से शायद नेटवर्क आवाज में दिक्कत आ रही है। जी हाँ, सभी लोग कमेंट करके जल्दी जल्दी फटाफट बताएं जितने लोग लाइव देख रहे हैं। जी हाँ, इसका उत्तर है 1945 में उत्तर प्रदेश राजमार्ग भू नियंत्रण अधिनियम पारित किया गया। इसका उत्तर सी इसका राइट आंसर होगा, सी इसका सही जवाब होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? फटाफट जवाब दीजिएगा, इसके बारे में मैं विस्तृत व्याख्या करके आपको बताऊंगा। जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं फटाफट कमेंट करके बताएं निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। जल्दी फटाफट बताएं आप लोग। जी हाँ, देवा बाराबंकी सही है, आला महोबा सही है, कजरी मिर्जापुर सही है, मथुरा का कर्मा यही गलत है और यही सही है क्योंकि यहाँ पे नहीं पूछा है। कर्मा जो है वो मथुरा का नहीं बल्कि सोनभद्र का है। कर्मा सोनभद्र और मिर्जापुर आदिवासियों का लोक नृत्य है, क्योंकि हाँ, देवा मेला जो है बाराबंकी में लगता है। आल्हा बुंदेलखंड महोबा में वीर रस कथा है। यह वीर रस महोबा के जो वीर भाइयों आल्हा उदल का वर्णन किया जाता है। कजरी का जो संबंध है, कजरी वह मिर्जापुर, जी हाँ, ये मिर्जापुर जनपद से है। सावन के महीनों में महिलाओं द्वारा एक मधुर गीत गाया जाता है। जी हाँ, इसलिए इसका उत्तर क्या होगा? कर्मा मथुरा, क्योंकि कर्मा जो है वो सोनभद्र एवं मिर्जापुर के आदिवासियों का लोक नृत्य है। क्लियर? आगे बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। जी हाँ, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे द्वितीय पीढ़ी का मानव अधिकार समझा जाता है? कमेंट करके बताइएगा, किसे द्वितीय पीढ़ी का मानवाधिकार समझा जाता है? जितने लोग लाइव इस वीडियो को देख रहे हैं सभी साथी इस वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक नहीं किया तो लाइक कर देंगे। प्रतिदिन रात 9:30 बजे सरकारी नौकरी करना तो भैया इस तरह के जीएस आपको पढ़ना पड़ेगा। जी हाँ, और इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पे मिलेगी, दुर्गेश सर सर्च कर ई लर्निंग विद दुर्गेश पे जुड़िएगा। यहाँ पे ऑनलाइन क्लास नोट्स भी उपलब्ध है। बताइए जल्दी से क्या होगा? ये होगा समता का अधिकार, डी इसका राइट आंसर होगा। समता का अधिकार मानव अधिकार के द्वितीय पीढ़ी का अधिकार समझा जाता है। ये मूल रूप से आर्थिक, सामाजिक और प्राकृतिक में सांस्कृतिक का अधिकार है। ये विभिन्न नागरिकों को समान परिस्थितियों में समान बर्ताव देने की गारंटी करता है, जबकि पहली पीढ़ी के मानवाधिकार प्रमुख रूप से स्वतंत्रता है। प्रथम पीढ़ी का जो है वो स्वतंत्रता का अधिकार माना जाता है, जो राजनीति से भाग लेने संबंधित है। ये मौलिक रूप से नागरिक या राजनीतिक के जो प्रवृत्ति के लोग हैं उनके लिए होता है। ठीक है, राज्य की निरंकुशता से व्यक्ति की रक्षा के लिए से जीवन का अधिकार, बोलने की स्वतंत्रता आदि जो आती है वो पहली पीढ़ी का अधिकार माना जाता है। लेकिन इसका उत्तर क्या होगा? डी इसका राइट आंसर है। अगला है,
भारत में लोकसभा के लिए प्रथम निर्वाचन कब हुए? कितना यूनिक प्रश्न है, सोचिए आप लोग अच्छे प्रतियोगी होंगे तो इस प्रश्नों की सीरीज को पढ़ने के बाद आपको लगा होगा कि वास्तव में आप लोगों ने बहुत कुछ आज नया सीखा। जी हाँ, जल्दी से कमेंट करके बताइए आप लोग, सभी लोग बताइए, जितने लोग लाइव देख रहे हैं सभी लोग, भारत में लोकसभा के लिए प्रथम चुनाव कब हुए? आइए इसका उत्तर बताते हैं। जी हाँ, पूजा यादव हो, बबली कुमार, वन माई वे, बिमलेश, एकता, श्रेय महद, यागेश, सतीश, पूजा शुक्ला। जी हाँ, देखिए इसका उत्तर 1952 होगा। कैसे, इसके बारे में देखिएगा कि भारत का प्रथम चुनाव सुकुमार सेन, कौन उस समय चुनाव आयुक्त कौन था? सुकुमार सेन के नेतृत्व में कराया गया, जिसमें 14 राष्ट्रीय, लिखिएगा 14 राष्ट्रीय जो राजनीतिक दल भाग लिए थे। संपूर्ण चुनाव 21 फरवरी को संपन्न हुआ था। 21 फरवरी 1952 को संपन्न हुआ था। ठीक है, लोकसभा के लिए, हाँ, इसमें 489 संख्या थी, 489 सीटों पर चुनाव हुआ था पहली बार, जिसमें 75.99% मतदान हुए थे। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? डी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके बीच आ चुका है, आप देख भी रहे होंगे शायद। प्रश्न क्या है? संविधान के किस संशोधन द्वारा लोकसभा तथा विधानसभा की सीटों की संख्या वर्ष 2026 तक कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा? इसके बारे में मैं सभी विकल्प की व्याख्या करूंगा, तो जितने लोग लाइव हैं वह वीडियो को शेयर करें, लाइक नहीं किया तो लाइक करें, क्योंकि अगर आपके प्रश्न जो आते हैं, अगर वो प्रश्न मैं आपको पढ़ाता हूं तो मेरी क्लास लेने से कोई फायदा नहीं। आपको हमेशा नए नए प्रश्न पढ़ना चाहिए, जहां से आप अभी नहीं पढ़े हो, जहां से परीक्षाओं प्रश्न आपको नए देखने को मिले। कुछ लोग हल्के हल्के प्रश्न लेकर आते हैं, सरल प्रश्न लेकर आते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं आता, ताकि आप रोज नया चीज सीखें। आपको रोज ई-लर्निंग विद दुर्गेश पर हमेशा नया प्रश्नों की सीरीज मिलेगा, रोज नहीं मिलेगी, कोई प्रश्न आपको रिपीट जल्दी नहीं मिलेगा, और स्टैंडर्ड लेवल के प्रश्न होंगे। चलिए इसका उत्तर क्या होगा? 84वां संविधान संशोधन 2001 तक यह कहा गया कि जो लोकसभा में सीटों की संख्या है, लोकसभा तथा विधानसभा की, वह 2026 तक कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। आइए एक एक करके हम लोग जानते हैं। जो 42वां संविधान संशोधन 1976 था, इसे लघु संविधान कहते हैं, क्योंकि इसमें इतने ज्यादा संशोधन हो गए। और जो 42वां संविधान संशोधन था, इसके तहत भारतीय संविधान में अनुच्छेद 51 क जोड़ा गया, भाग 4 क में 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए जो सोवियत संघ के संविधान से थे। इसी में प्रस्तावना में 3 महत्वपूर्ण शब्द समाजवादी, पथनिरपेक्ष तथा अखंडता जोड़ा गया। 52वां संविधान संशोधन के बारे में जानिएगा। जो 52वां संविधान संशोधन 1985 में हुआ था, इसके द्वारा 10वीं अनुसूची में दल बदल को सम्मिलित किया गया था। 91वां संविधान संशोधन 2003 में केंद्र तथा राज्य के मंत्रिपरिषद की अधिकतम सदस्य संख्या क्रमशः लोकसभा तथा विधानसभा की 15% होंगी। कितनी होंगी? 15%। कितना? 15%। तो ये चारों, मैंने सभी, इस प्रश्न का उत्तर तो ये होगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा? 15% होगा। इसलिए मैंने आपको विस्तृत रूप से इसकी व्याख्या बता दिया, क्योंकि व्याख्या आपके लिए मायने रखता है, प्रश्न से ज्यादा व्याख्या। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, भोजन का प्रमुख अंग है। भोजन का प्रमुख अंग है। देखिए, हमें नए प्रश्न हमेशा पढ़ने चाहिए। अगर नए करेक्शन नहीं मिलते हैं, जो प्रश्न आपने नहीं पढ़े हैं, वो पढ़ना ही आपके लिए हमेशा फायदेमंद होता है। जी बताइए, यहां से क्या होगा? भोजन का एक प्रमुख अंग है स्टार्च, ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट, सेलुलोज। सभी लोग कमेंट करके बताएं। देखिए इसका उत्तर जो होगा मैं आपको बता दूं, भोजन का जो प्रमुख अंग है वो कार्बोहाइड्रेट होता है। क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। और वह एक रासायनिक यौगिक है जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात होता है 1:2:1 का अनुपात होता है। कार्बोहाइड्रेट भोजन का प्रमुख अंग होता है जो हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करता है। क्या करता है? ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विटामिन सी का प्रमुख स्रोत क्या है? विटामिन सी का प्रमुख स्रोत क्या है? जितने लोग लाइव हैं वे लोग कृपया सभी कमेंट करके बताएं। एकदम आसान प्रश्न है, जिसे हलवा प्रश्न कहते हैं आप लोग।
एकदम हलवा है, एकदम हलवा। जी हाँ भैया जी, कच्चे एवं ताजे फलों से विटामिन मतलब रसदार, जो रसेदार होते हैं, खट्टापन जिसमें होता है, वे सभी से विटामिन सी के सबसे बड़े स्रोत हैं। ठीक है। अच्छा, विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। जैसे इसके उपाय के लिए नींबू, नारंगी, प्याज, पात गोभी, हरी साग सब्जियां खाई जाती हैं। एक अगला प्रश्न है जो बहुत ही सरल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कीट नहीं है? आपको कमेंट करके जवाब देना है, निम्नलिखित में से कौन सा कीट नहीं है? जी हाँ, कीट नहीं है। वह क्या प्रश्न है? सभी लोग कमेंट करिए। सोचिए कितने स्टैंडर्ड, कितने सरल, कितने बड़े प्रश्न हैं जो आजकल के परीक्षाओं में लगातार पूछे जाते हैं। सभी लोग कमेंट करके बताएं। इसका उत्तर होगा मकड़ी। खटमल है कि घरेलू मक्खी है, मच्छर है, मकड़ी कीट नहीं है। जी हाँ, इसे स्पाइडर कहते हैं क्योंकि इसके जो होते हैं 6 पाद और 4 पंख होते हैं। किसके? स्पाइडर मकड़ी के। जबकि स्पाइडर के 8 पाद होते हैं। इसलिए क्या है, जो ये मकड़ी है ये कीट की श्रेणी में नहीं आता। खटमल कीट आता है भैया, देखते ना कीट के लिए निशान बना रहता है। हाँ, अब देखते हैं कोई प्रश्न आपके लिए बचा है। जी अभी बहुत सारे प्रश्न बचे हो, मैं तो सोचा खत्म हो गया। देखिए, ऑनलाइन क्लास और नोट्स के लिए यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। ऑनलाइन क्लास, नोट्स, वीडियो लेक्चर सभी के लिए इस नंबर पे कॉल करके जानकारी, व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। आगे बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, पेटीएम चिप का आविष्कार किसने किया था? सोचिए, इसमें साइंस के भी प्रश्न हैं, इतिहास के भी प्रश्न मिले, भूगोल के भी मिले, संविधान के मिले, उत्तर प्रदेश स्पेशल, कंप्यूटर, विविध, और अब आपको आविष्कार से संबंधित प्रश्न भी मिले। हाँ, जल्दी आपको टॉपिक वाइज कराया जाएगा, धीरे धीरे पढ़िए, एक एक करके। अभी तो जीएस पहले महागाथा तो सीरीज खत्म हो जाने दीजिए। हाँ, टॉपिक वाइज भी कराएंगे, चिंता ना करें आप लोग। एक दिन पहले आपको टॉपिक मिल जाएगी किस टॉपिक पे आज की जीएस की सीरीज होगी। ठीक है, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। देखिए, यहां पे जो इसका उत्तर होगा वो होगा डी, विनोद धाम जिसे कहते हैं। देखिए, विनोद धाम एक आविष्कार, वेंचर कैपिटलिस्ट थे। वे प्रसिद्ध पेटीएम चिप के आविष्कार के लिए जाने जाते हैं। उन्हें पेटीएम का पिता भी कहा जाता है। अच्छा, यहाँ पे सी कुमार पटेल के बारे में बता दें। ये चंद्र कुमार नारन और भाई पटेल एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है जिन्होंने 1963 में कार्बन डाइऑक्साइड लेजर विकसित किया। अब यह व्यापक रूप से वेल्डिंग के लिए काटने के रूप में उपयोग किया जाता है। विश एमरी के बारे में जानिएगा। इंटरनेट के कारोबार के लिए एमरी की तकनीकों को दुनिया भर में हजारों कंपनियों ने सफलतापूर्वक लागू किया है। अगला प्रश्न आपका, लाल स्याही बनाई जाती है, जरा कमेंट करके बताइएगा आप लोग। लाल स्याही बनाई जाती है फिनाल से, एनिलीन से, कांगोरेट से, इयोसिन से। सभी लोग कमेंट कर बताएं। जी हाँ, स्वर्णिमा पांडे आपका सही जवाब, इयोसिन से। जी हाँ, इयोसिन से बनाया जाता है। जबकि एनिलीन से नीली स्याही, लिख लीजिएगा, एनिलीन जो है इससे नीली स्याही बनाई जाती है। लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा, एनिलीन जो है उससे कौन सी स्याही बनाई जाती है? नीली स्याही बनाई जाती है। लिख लीजिएगा, नीली और काली स्याही जो बनाई जाती है वो एनिलीनी से बनाई जाती है, एलिनीन से। जबकि लाल स्याही जो है वह इयोसिन से बनाई जाती है। दोनों लिख लीजिएगा, कमेंट करके इसकी स्क्रीनशॉट रखिएगा, इसे अपने व्हाट्सएप पे, स्टेटस पे, फेसबुक पे लगा देंगे तो आपके जो साथी हैं वो लोग इस प्रकार के प्रश्नों का जवाब देंगे, उनकी भी जीएस स्ट्रांग हो जाएगी आपकी तरह। अगला प्रश्न है, और यह आज का आखिरी प्रश्न है, टेलीविजन ग्राही के दूरस्थ नियंत्रण में किस प्रकार की वैद्युत चुंबकीय विकिरण प्रयोग में लाई जाती है? जल्दी से फटाफट कमेंट करके बताएं, जल्दी से कमेंट करके बताएं। जितने लोग लाइव है सभी लोग बताएं। जी, बबली कुमारी, रीचा, रश्मि, विकास, प्रवीण, विवेक, डॉक्टर सुनील, रोमा, रत्नेश, एकता, शैलेंद्र। देखिए, इसका उत्तर क्या होगा? जी हमें बता दूं, इसका डी होगा। कैसे डी होगा ये जान लेते। देखिए, जो प्रत्यावर्ती विद्युत धारा को दिष्ट विद्युत धारा में रूपांतरित करने के लिए रेक्टिफायर उपकरण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है,
और ट्रांसफार्मर उच्च एसी वोल्टेज को, जो ट्रांसफार्मर होता है, अच्छा यहाँ पे सॉरी यहाँ पे अवरक्त होगा, सॉरी यहाँ पे जो टेलीविजन ग्राही दूरस्थ नियंत्रण में किस प्रकार विद्युत चुम्बकीय प्रक्रिया, देखिए इसका अवरक्त होगा, सॉरी इसका क्या होगा, आपका अवरक्त होगा, सॉरी अवरक्त होगा, अवरक्त होगा, अवरक्त, सॉरी अवरक्त होगा, देखिए अवरक्त होगा, अवरक्त। देखिए टेलीविजन में अवरक्त विकिरण लाई जाती है, जी हाँ अवरक्त होती है, जी हाँ। जैसे इन्हीं किरणों का प्रयोग घने कोहरे में, टेलीविजन, युद्ध काल तथा चिकित्सा क्षेत्र में किया जाता है। ये किरणें उसमें विकिरण के उदाहरण होते हैं जिनका उच्च ताप पर गर्म करने पर निकलती है। ये तरंगें किसी पदार्थ को उच्च ताप पर गर्म करने पर निकलती हैं। अवरक्त होगा, जी हाँ इसका सी सही होगा, सी इसका राइट आंसर होगा, अवरक्त होगा। जी हमने ध्यान नहीं दिया, अवरक्त होगा, सर भूल जाते हैं कभी कभी हम भी, सॉरी हम भूल जाते हैं ना, जैसे हम भी तो इंसान ही हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम लोग फिर जीएस की सीरीज पढ़ेंगे और सारे प्रश्न आपके लिए नए होंगे। वो सीरीज रात के 9:30 बजे। टेलीग्राम पे दुर्गेश सर्च करके इलानी पे दुर्गेश पे जुड़े रहेगा। इलानी पे दुर्गेश फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब इलानी पे दुर्गेश है तथा ऑनलाइन क्लास के लिए आप 6306344367 पर व्हाट्सएप करके ऑनलाइन क्लास, नोट्स, वीडियो लेक्चर सभी जानकारी ले सकते हैं। जी हाँ लेखपाल की बैच स्टार्ट है, सुपर टेट की बैच स्टार्ट होगी 1-2 दिन के अंदर, और सी टेट की बैच भी 1-2 दिन के अंदर प्रॉपर वे में रन कर जाएगी। जी हाँ बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करिएगा, शेयर नहीं किया शेयर किएगा। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, जितने लोग लाइव हैं वे इस समय प्रश्न पूछ सकते हैं, क्योंकि आपके 120 सेकेंड हम आपके सवाल लेंगे। आप अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं, आप सभी लोग अपने अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं। जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग अपने अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं। जियोग्राफी क्लास जी जल्दी देंगे, समय थोड़ा सा कम है अभी। इसकी पूरी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगी, दुर्गेश सर सर्च करके लेनी भी दुर्गेश पर। जीएस के लिए इतिहास की सीरीज, भूगोल की सीरीज, संविधान की सीरीज तीनों पढ़ लीजिएगा। हम पूरी तरह से नए प्रश्न लाते हैं ताकि आपको हर बार नया मिले, ठीक है। ज्योग्राफी में दे दूंगा, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, मेरा आईएएस का ऑप्शनल सब्जेक्ट है यूपीएससी का। सुपर टेट के लिए इलानी पे दुर्गेश जुड़े रहेगा। सुपर टेट के लिए क्लासेस रामबाड़ी काम करेंगी जीएस जो पढ़ रहे हैं। और कोई सवाल आपका? आपने लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया है, जी जी बहुत बहुत धन्यवाद सुचिता मिश्रा जी, धन्यवाद आपका। हाँ एससी में शासित तनु हो जाएगा आपका। बिमलेश नहीं, अभी बिमलेश जी अभी बैच नहीं चले, आप सीरीज तैयार करते रहिए, आपके लिए काम आ जाएगा। आप घर पे सेल्फ स्टडी करते रहिए, मैथमेटिक्स पे ज्यादा फोकस करिएगा, रीजनिंग पे नए सवाल, पुराने सवाल पे नहीं। सीटेट कल से स्टार्ट हो जाएगा संभवतः। हाँ 69 काउंसलिंग ऑनलाइन होगी। 86 है, 86 है तो आपको दिक्कत हो सकती है। विवेक जी बहुत बहुत धन्यवाद। और कल 9:30 बजे प्रतिदिन एक क्लास चलती है, रात 9:30 बजे डेली। सोने से पहले जीएस का डोज, सोने से पहले जीएस का डोज। सेक्टर सर्टिफिकेट में कोई दिक्कत नहीं है, आपकी मेडिकल ऑफिसर के यहाँ से भी बनती है और आपकी विद्यालय से बनती है, कोई दिक्कत नहीं। सासी तनु जी कोई दिक्कत नहीं होगी। और कोई सवाल आपके मन में? सीटेट दिसंबर में, सुपर टेट दिसंबर में, एस टेट ना, सुपर टेट दिसंबर में। और कोई सवाल? आपके समय खत्म हो गए हैं, अब हम लोग चलते हैं। चलिए 30 सेकंड तक और सवाल पूछ सकते हैं आप लोग, जल्दी फटाफट पूछ लीजिए। जो भी लाइव है सभी लोग पूछ लें। आपके मन में कोई सवाल, कोई डाउट? पूजा शुक्ला जी बताइए। थैंक यू सासी तनु, थैंक यू सभी को एक तरफ से थैंक यू। ईश्वर करे आप लोग भी जल्दी से नौकरी ग्रहण करें और हमारे साथ मिले। सीटेट एग्जाम अभी तक तो 7 जुलाई ही निश्चित है, आगे देखिए क्या होता है। 5 जुलाई सॉरी। और कोई सवाल? अंजलि चौहान जी हो सकता है। हारियन हिम्मत बिसारी रे राम, बेहतर देते रहिए, शायद हो जाएगा। और कोई सवाल? सरदन जी बहुत बहुत धन्यवाद। आइए पब्लिक भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नया प्रश्न आपको डेली मिलेंगे 9:30 बजे डेली। रजना मिश्रा जी मुश्किल तो लग रहा है लेकिन देखिए क्या होता है, डिपेंड करता है क्वालिफाई या कैंडिडेट। श्वेता विश्वकर्मा जी हम इसके लिए एक वीडियो बना देंगे। सुपर टेट दिसंबर तक होगा, टेट के बाद। पूजा शुक्ला जी बधाई हो आपको। लेखपाल कम से कम अक्टूबर मान के चलिए। ज्योतिपाल जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शिवानी मिश्रा जी धन्यवाद। संविधान के लिए कोई दिक्कत नहीं, संविधान सीरीज हम पढ़ाते हैं। संविधान जब तक मैं हूं तब तक जीएस में कोई दिक्कत नहीं होने दूंगा, इस बात की गारंटी अकेले इकलौता इंसान इलानी में दुर्गेश खुद ही आपको पढ़ाएगा।
आप जरा भी चिंता ना करें इस बात की। और कोई सवाल आपका? सही तनु जी हो जाएगा, मैंने आपको बताया, हिम्मत रखिए बस। वीडियो को शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग का समय खत्म हुआ, अब हम लोग चलते हैं। आपके सवाल है तो पूछ सकते हैं, नहीं सवाल है तो चलिए। पूजा जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा सभी लोग, और फेसबुक पे, इंस्टा पे, ट्विटर पे, जहां जहां आपके पास हो सभी को शेयर किया करिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को। भगवान करे जल्दी से आप लोग नौकरी करें, ढेर सारी हमको मिठाई खिलाएं, भले शुगर हो जाए हमें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, चलते हैं तब, बाय बाय, थैंक यू, शुभ रात्रि। 9:30 बजे जीएस की महागाथा, जहां पे इतिहास, भूगोल, संविधान, अर्थशास्त्र, विविध और सामान्य विज्ञान, कंप्यूटर के साथ महत्वपूर्ण सीरीज आपके लिए शुरू होती है। आप अपने सभी साथियों के साथ प्रतिदिन आया करिए। 69,000 के बाद, विद्यालय के बाद अगर खाली रहेंगे तो पढ़ाएंगे विद्यालय के अलावा। देखिए जैसा होता है उस समय देखा जाएगा, उस समय स्थिति परिस्थिति के देखते हुए, ठीक है। योगेश कुमार जी बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। विद्यालय के बाद अगर जरा समय मिलेगा तो भी देखा जाएगा ना। टेट मार्कशीट, डाइट में कोई दिक्कत नहीं, डाइट धीरे धीरे ओपन होना शुरू हो चुका है, सभी डाइट धीरे धीरे ओपन होंगे, आपकी मार्कशीट मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं, आप सबको किसी प्रकार कोई समस्या नहीं होगी। दिव्य देव किशु यादव, कोई दिक्कत नहीं, घबराइएगा नहीं। रेस के घोड़े रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं। जल्दी बताइएगा, हो गया? चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, अब हम चलते हैं, बाय बाय। और इस वीडियो को शेयर करिएगा, टेलीग्राम पे दुर्गेश सर सर्च कर इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। जहां पर उत्तर तो आपको यहीं से मिलेगी, उत्तर वहां पे नहीं रहती, सर्च करना है दुर्गेश सर बिना स्पेस के, और जुड़िएगा ई लर्निंग विद दुर्गेश से, ठीक है। फेसबुक पेज ई लर्निंग विद दुर्गेश, ट्विटर ई लर्निंग विद दुर्गेश, इंस्टा ई लर्निंग विद दुर्गेश। हाँ शशि जी, हाँ हाँ, जौनपुर जिला ही रहेंगे, जी हाँ। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, अब बाय। अब कल मिलते हैं अगली क्लास में, सुबह 9:30 बजे क्लास आप लोग नहीं लेते, मैथ की क्लास ले लिया करिए 9:30 बजे। इतराज आपका भी हो जाएगा, चिंता ना करें। ट्राई टू ट्राई अगेन ट्राई, डू योर बेस्ट ऑलवेज। थैंक यू।